नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया और आइए नजर डालते हैं अब तक की कुछ मुख्य खबरों पर। सबसे पहली खबर, चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर शीर्ष अदालत में सौंपे गए चुनावी बॉन्ड पर सीलबंद लिफाफे वापस करने की मांग की थी। याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई से पूछा कि उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड्स के नंबर्स को क्यों जारी नहीं किए जिनसे दानदाता और राजनीतिक पार्टियों के बीच लिंक का पता चल सके। सुप्रीम कोर्ट ने 18 मार्च तक एसबीआई को इस मामले पर जवाब मांगा है। चुनाव आयोग के सीलबंद लिफाफे वापस करने की मांग पर सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश टी.वाई. चंद्रचूड़ ने कहा कि डाटा को स्कैन और डिजिटलकरण किया जा रहा है, इसमें एक दिन का समय लग सकता है। जैसे ही पूरा डाटा स्कैन हो जाएगा तो मूल डाटा को चुनाव आयोग को वापस कर दिया जाएगा। इसके बाद मुख्य न्यायाधीश ने पूछा कि एसबीआई की तरफ से कौन पेश हुआ। एसबीआई ने बॉन्ड नंबर जारी नहीं किए हैं, स्टेट बैंक को इनका खुलासा करना चाहिए। स्टेट बैंक को सारी जानकारी प्रकाशित करनी होगी। चीफ जस्टिस ने कहा कि संविधान पीठ ने अपने आदेश में कहा था कि एसबीआई को चुनाव आयोग को इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड की जानकारी, उन्हें कैश करने वाले राजनीतिक दल की जानकारी, चुनावी बॉन्ड खरीद कर तारीख, चुनावी बॉन्ड खरीदने वाले यानी कि दानदाता की जानकारी और चुनावी बॉन्ड खरीद ली की तारीख और उन्हें कैश कराने की तारीख की पूरी जानकारी देनी थी। लेकिन एसबीआई ने चुनावी बॉन्ड के यूनिक अल्फा न्यूमेरिक नंबर की जानकारी नहीं दी है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को नोटिस जारी कर इस मामले में भी जवाब मांगा है। एसबीआई को 18 मार्च तक अपना जवाब देना है। अगली खबर, इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड से जुड़ी जानकारी सामने आने के बाद कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट कर पूरे डाटा को शेयर कर भाजपा पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने डाटा शेयर कर लिखा कि इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड से जुड़ी जानकारी सामने आने के बाद यह पहला विश्लेषण है जिससे एसबीआई ने कुछ के बाद स्थगित करने के कई हफ्तों के प्रयास कल रात सार्वजनिक किया है। 1300 से अधिक कंपनियों और व्यक्तियों के इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के रूप में दान किया है, जिसमें 2019 के बाद से भाजपा को 6000 करोड़ से अधिक का दान शामिल है। अब तक इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड का डेटा भाजपा की कम से कम 4 भ्रष्ट नीति के सामने लाता है। सबसे पहली नीति चंदा लो धंधा लो, दूसरी नीति हफ्ता वसूली, तीसरी नीति रिश्वत लेने का नया तरीका, चौथी सेल कंपनियों के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग। इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड योजना के मामले में एक बड़ा मुद्दा यह भी है कि इसे प्रतिबंध हटा दिया गया है कि किसी कंपनी के मुनाफे के केवल एक छोटा प्रतिशत ही दान दिया जा सकता है, जिससे सेल कंपनियों के लिए काला धन डोनेट करने का रास्ता साफ हो गया। ऐसे में संदिग्ध मामले हैं, जैसे 410 करोड़ रुपए का दान क्विक सप्लाई चेन लिमिटेड द्वारा किया गया है। ये एक ऐसी कंपनी है। अगली खबर, नवनियुक्त चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू ने शुक्रवार को चुनाव आयोग के मुख्यालय में कार्यभार संभाल लिया है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने दोनों नवनियुक्त चुनाव आयुक्तों का स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि उनकी टीम आगामी आम चुनाव सकुशल कराने की पूरी तरह तैयार है। इससे पहले केंद्र सरकार ने गुरुवार शाम दोनों चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी की। प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई वाली 3 सदस्यीय पैनल ने गुरुवार को ब्यूरोक्रेट ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू को चुनाव आयुक्त के रूप में चुना था। यह फैसला चुनाव आयुक्त अरुण गोयल के इस्तीफे के कुछ दिनों बाद आया है। चुनाव आयुक्त के चयन के पैनल में प्रधानमंत्री मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह व लोकसभा के विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी शामिल थे। अगली खबर, लोकसभा चुनाव 2024 का शेड्यूल कल यानी कि शनिवार 16 मार्च को आएगा। चुनाव आयोग की ओर से इसका ऐलान दोपहर 3 बजे किया जाएगा। इसी की अधिकारियों की ओर से इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें बताया जाएगा कि लोकसभा चुनाव 2024 और कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव कब और कितने चरणों में होगा। चुनाव आयोग के सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की स्ट्रीमिंग लाइव की जाएगी। लोकसभा चुनाव 2024 अप्रैल और मई के बीच में हो सकते हैं और इनके 8 चरणों में कराए जाने की संभावना जताई जा रही है। अगली खबर, राज्यसभा सांसद और कांग्रेस के पूर्व नेता कपिल सिब्बल ने इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड की जानकारी सार्वजनिक होने के बाद इसे लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड की डिटेल से पता चलता है कि कहीं न कहीं लाभ के बदले लाभ देने का काम हुआ है। उन्होंने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि किसी ने कहा था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। पीएम ने 2024 से सबसे पहले भ्रष्टाचार खत्म करने का वादा करते हुए ये बात कही थी। दरअसल चुनाव आयोग ने गुरुवार को इलेक्टोरल बॉन्ड्स के डिटेल्स सार्वजनिक किए। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए भारतीय स्टेट बैंक ने 12 मार्च को चुनाव आयोग को बॉन्ड की डिटेल्स दी थी, जिसे फिर सार्वजनिक कर दिया गया। इसके सामने आते ही विपक्षी दलों ने बयानबाजी शुरू कर दी है और कहा है कि डिटेल से पता चलता है कि सबसे ज्यादा चुनावी चंदा बीजेपी को मिला है। सोशल मीडिया पर भी इलेक्टोरल बॉन्ड के स्क्रीनशॉट किए जाने लगे हैं। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने ट्वीट कर कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड के दानदाता लाभ के बदले लाभ स्पष्ट रूप से दिख रहा है। उन्होंने आगे पीएम मोदी का नाम लिए बगैर कहा कि एक क्विज था जिस किसी ने कहा था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। इससे पहले उन्होंने एसबीआई की तरफ से इलेक्टोरल बॉन्ड की डिटेल्स जारी करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से मांगे गए एक्सटेंशन पर भी टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि एसबीआई ने टालने की कोशिश की है, लेकिन कोर्ट मजबूती से खड़ा रहा। वहीं कांग्रेस ने भी इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर कहा कि साफ है कि लाभ के बदले लाभ देने का काम हुआ है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने दावा किया कि ऐसी कंपनियों के मामले में देखने को मिले हैं जहां इलेक्टोरल बॉन्ड के तौर पर चंदा दिया गया और फिर तुरंत सरकार की तरफ से भारी लाभ भी मिला।
अगली खबर, लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने आम लोगों को बड़ी राहत दी है। मोदी सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 2-2 रुपए प्रति लीटर की कटौती कर दी गई है। नई दरें शुक्रवार सुबह 6 बजे से लागू हो जाएंगी। पेट्रोलियम मंत्रालय ने कहा है कि पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतों में संशोधन करने का फैसला किया गया है। इस फैसले को लेकर उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। पेट्रोल और डीजल की कीमत 2 रुपए प्रति लीटर की कटौती पर शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने कहा कि ये 2 रुपए में क्या होता है, चुनाव होने वाले हैं इसलिए उन्होंने 2 रुपए कम कर दिए हैं। पहले लाखों करोड़ रुपए जनता के पॉकेट से वसूले तो क्या, उसका क्या। जब मनमोहन की सरकार थी तब तो गैस सिलेंडर 400 रुपए था, अब 1100 है। अब 2 रुपए कम कर दिया है। इन पेट्रोलियम उत्पादों की कीमत करीब 2 साल में स्थिर बनी हुई थी। यह कदम आज चुनाव की तारीखों के ऐलान के करीब के बीच ही क्यों उठाया गया? ऐसी संभावना है कि निर्वाचन आयोग जल्द ही चुनाव की तारीख की घोषणा कर सकता है। इस कटौती के बाद मुंबई में पेट्रोल की कीमत घटकर 104.21 रुपए प्रति लीटर पहुंच गई है। वहीं डीजल की कीमत 92.15 प्रति रुपए लीटर है। 14 मार्च को पेट्रोल की प्रति लीटर 106.31 और डीजल की कीमत प्रति लीटर 94.27 रुपए थी। आखिरी खबर, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने नागपुर में आरएसएस स्थित अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा का उद्घाटन किया। इस दौरान आरएसएस के संयुक्त महासचिव डॉक्टर मनमोहन वैद्य ने कहा कि अल्पसंख्यक सक्रिय है। संघ को लेकर उसके मन में जो डर पैदा किया था वह अब धीरे धीरे दूर हो रहा है। उन्होंने कहा कि संघ के स्वयंसेवकों को विपरीत परिस्थितियों में काम करने की आदत है और हर जगह काम बढ़ रहा है। भारत के सभी 140 करोड़ लोग हिंदू हैं क्योंकि उनके पूर्वज हिंदू थे। हमारी संस्कृति एक ही है। वे अल्पसंख्यक सक्रिय हैं और संघ को लेकर उसके मन में जो डर पैदा किया गया था वह अब धीरे धीरे दूर हो रहा है और वे संघ के करीब आ रहे हैं। उनकी भागीदारी बढ़ रही है। बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 15, 16 और 17 मार्च को नागपुर में अपने प्रतिनिधि सभा की मेजबानी करेगा। यह संघ की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था है। बैठक में आरएसएस के करीब 1570 शीर्ष पद अधिकारी मौजूद रहेंगे। आरएसएस प्रतिनिधि सभा की बैठक में एक नया सह कार्यवाहक व महासचिव चुना गया है, इसलिए यह बैठक अहम है। वर्तमान महासचिव दात्रेय होसबेल है। इसके अलावा इसकी संभावना है कि ये पद उन्हें दोबारा मिल सकता है क्योंकि आरएसएस अपने शीर्ष पद अधिकारियों को लिए कई कार्यकाल देने के लिए जाना जाता है। आरएसएस में इसके लिए हर 3 साल में चुनाव होते हैं। बैठक में आरएसएस के 2-3 प्रस्ताव भी पारित कराया जाएगा। सामाजिक राजनीतिक मसलों पर चर्चा होगी। सामाजिक समरसता और सामाजिक एकजुटता, जातिगत भेदभाव से लड़ना, भारतीय परिवार प्रणाली को मजबूत करना, बच्चों और युवाओं को भारतीय सभ्यता, पर्यावरण, स्वच्छता, नागरिक कर्तव्यों के बारे में शिक्षित करना इत्यादि संघ की प्रतिनिधि की सभा के मुद्दे होंगे जिन पर चर्चा होगी। आज के लिए बस इतना ही। बाकी खबरें जानने के लिए देखते रहिए द पब्लिक इंडिया। धन्यवाद।